नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के केसेस आप सभी देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए अपनी और देश की सुरक्षा के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 ने मास्क पहनने के लिए एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो मास्क पहनना बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में एक बार फिर इस महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 57,640 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो कि कल के मुकाबले करीब 6,000 से ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में इस महामारी की वजह से 920 लोगों की जान चली गई है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 57,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुंबई में पिछले एक दिन में 3,879 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 77 लोगों की मौत हो गई। यूपी के कानपुर में कुछ गो तस्करों ने पुलिस पर हमला करके फरार होने की कोशिश की। ये गो तस्कर एक ट्रक में सवार थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड भी लगाए, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर वो आगे निकल गए। फिर रास्ते में एक ऑटो उस ट्रक के आगे आया तो ट्रक में सवार गो तस्कर उस ऑटो को टक्कर मारते हुए घसीटकर आगे ले गए। तो पीछे को गाड़ी ये बैग भी कर सकता। कुछ देर बाद वो ऑटो सड़क के किनारे पलट गया और ट्रक की चपेट में आने से बच गया। बताया गया कि इस ट्रक में गायों की तस्करी की जा रही थी, जिसे पुलिस ने कई जगह रोकने की कोशिश की। भागने की कोशिश में गो तस्करों ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। बताया गया कि बाद में 2 थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर गो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों को खौफ से भर दिया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 50,112 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान कोरोना की वजह से 346 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 4,87,000 के पार पहुंच चुके हैं और अब तक इस वायरस की चपेट में आकर 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 26,841 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त आदेश पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल गई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा नहीं चलेगा। एक दिन पहले दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई न करने की वजह से हाई कोर्ट ने अवमानना का केस चलाने का नोटिस दिया, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आदेश दिया कि किसी भी अधिकारी पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि इससे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। साथ ही केंद्र सरकार से लोगों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जाएगी, इसका ब्यौरा सुबह तक सौंपने को कहा। बंगाल में जारी हिंसा के बाद राज्य सरकार के रुख पर गृह मंत्रालय सख्त नाराजगी जताई है। केंद्रीय गृह सचिव ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और हिंसा की घटनाओं को तुरंत रोकने को कहा है। इस चिट्ठी में इस बात पर नाराजगी भी जताई गई कि मंत्रालय की तरफ से चिंता जताने के बाद भी राज्य में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और जो रिपोर्ट मांगी गई वो अभी तक नहीं भेजी गई। इसलिए बंगाल सरकार तुरंत हिंसा पर रिपोर्ट सौंपे। केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार के अब तक जवाब न देने को बेहद गंभीर माना है। बंगाल में तीसरी बार शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहां 27 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि विवेक सहाय को फिर से मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी की सिक्योरिटी का डायरेक्टर बनाया गया है, जिनको चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले के आरोपों के बाद इस पद से हटा दिया था। लगभग 3 महीने में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स से पहले जापान में एक टेस्ट मैराथन का आयोजन किया गया, ताकि कोरोना काल में बचाव के इंतजामों की तैयारी को परखा जा सके। वैसे तो ओलंपिक्स पिछले साल होने थे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से उन्हें टाल दिया गया था और अब उनकी नई तारीख 23 जुलाई है। ओलंपिक्स जैसा खेलों का महाआयोजन और ऊपर से महामारी का साया, ऐसे में इंतजामों में कोई कमी न रहे, इसलिए जापान के साप्पोरो शहर में टेस्ट मैराथन का आयोजन किया गया। इशारा मिलते ही उन्हें दौड़ लगानी शुरू की और शहर की अलग अलग सड़कों से गुजरते हुए वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे। मैराथन में दूसरे देशों के एथलीटों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के नियमों में रत्ती भर की भी ढिलाई नहीं बरती गई। ना आए, इसलिए टेस्ट मैराथन में उनकी हौसला अफजाई करने के लिए दर्शक दूर दूर तक नजर नहीं आए। वैसे तो मैराथन के दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जुट जाती है, लेकिन ओलंपिक्स के आयोजकों की तरफ से लोगों से अपील की गई कि वो मैराथन देखने के लिए न जुट।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पंचायत चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं। इस महामारी की वजह से राज्य में कई पाबंदियां लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव के लोग जीत की खुशी मनाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के सभी नियमों को ताक पर रख दिया। ना किसी ने मास्क पहना और ना ही एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाई। एक साथ पूरा गांव विजय जुलूस में शामिल हो गया। इस जश्न में डूबे लोग कोरोना के खतरे से पूरी तरह बेपरवाह दिखे। हद तो तब हो गई जब बच्चों के भी बाहर निकलने पर किसी ने नहीं टोका। इतना ही नहीं, उन लोगों ने जगह जगह रुककर खूब डांस भी किया। खबर है कि कुछ लोग इतने जोश में आ गए कि उन्होंने वहां फायरिंग भी की। बाद में इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई न होने से कोरोना मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य ठहराया और अदालत की नजर में ऐसी हालत में हुई इन मौतों को नरसंहार बताया। जजों की इस तल्ख टिप्पणी पर सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी, जिसमें वीकेंड कर्फ्यू और अस्पतालों में किए इंतजाम का ब्यौरा शामिल है। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी ऑक्सीजन संकट से जान गंवा रहे मरीजों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। उत्तर प्रदेश के चंदौली से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पुलिस के सामने ही 2 पक्षों के बीच न केवल पथराव हुआ बल्कि डंडों से जमकर मारपीट भी हुई। आरोप है कि पंचायत चुनाव के बाद मिली जीत के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लड़ाई के लिए उकसाया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाने लगे। हैरानी की बात ये रही कि वहां मौजूद पुलिस भी उन्हें आपस में लड़ने से नहीं रोक पाई। देखते ही देखते गांव जंग का मैदान बन गया। मारपीट के साथ ही दोनों तरफ से पथराव भी शुरू हो गया। तब जाकर पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अरे यार मत लड़ाई, तुम लोग का मतलब बाद में हुआ दिक्कत हो या मार के लिए क्या फायदा। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही। बाद में जब पुलिस की और टीमें वहां पहुंची तब जाकर हंगामा शांत हुआ। खबर है कि इस लड़ाई में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इंग्लैंड के कैंट से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक घर के अंदर धमाका हो गया जिसमें 7 लोग घायल हो गए। ये धमाका उस मकान से कुछ दूर एक दूसरे मकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें सामने वाले घर में अचानक विस्फोट के साथ हवा में कुछ मलबा उठता नजर आया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कुछ ही पल में मौके पर दमकल की गाड़ियों और एम्बुलेंस का हुजूम इकट्ठा हो गया। बिना वक्त गंवाए दमकल कर्मियों ने वहां मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान बचाव दल की एक टीम घर की छत पर चढ़कर घर में फंसे लोगों को बचाने में जुट गई, तो वहीं कुछ दमकल कर्मी नीचे से ही घर पर पानी की बौछार करते नजर आए। लेकिन धमाका कितना जोरदार था, इस बात का अंदाजा इस घर की हालत देखकर लगाया जा सकता है, जिसका एक हिस्सा पूरी तरह धराशायी हो गया। धमाके से मकान के ऐसे परखचे उड़े कि घर के अंदर से लेकर बाहर तक आसपास ईंट और लकड़ी का मलबा ही मलबा बिखरा नजर आया। यहां तक कि मकान के सामने बना छोटा सा गार्डन इसी मलबे से पटा नजर आया। इतना ही नहीं, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में हादसे के कई घंटों बाद भी मकान से धुआं उठता दिखाई दिया। काफी देर की मशक्कत के बाद हालात कुछ काबू में जरूर आए। वहीं इस बीच धमाके की चपेट में आए 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जर्मनी से ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला भारी भरकम प्लांट भारत आ रहा है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि इस प्लांट को लेकर जर्मनी की वायुसेना का विमान भारत के लिए उड़ चुका है, लेकिन ये इतना विशाल है कि इसको 2 हिस्सों में लाया जा रहा है, जिसका एक हिस्सा आज जबकि दूसरा हिस्सा कल यानी शुक्रवार को पहुंच जाएगा। इसको लगाने की तैयारी भी दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में जोर शोर से चल रही है और जब ये प्लांट लग जाएगा तो अस्पताल में इसे चलाने का काम जर्मनी की सेना के 12 मेडिकल स्टाफ करेंगे, जिसके लिए वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही वो भारत के स्वास्थ्य कर्मियों को भी इसकी ट्रेनिंग देंगे ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। बताया जा रहा है कि इस प्लांट से एक दिन में 4 लाख लीटर ऑक्सीजन तैयार की जा सकती है। फिल्म राधे का नया गाना जारी हो गया। सलमान खान की फिल्म राधे का नया गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होगी। जिस भी गली से जाऊं भीड़ लग जाए, मेरे घर का पता तो यहाँ बच्चा बच्चा जानता। Bad luck if you gonna take me granted, don't touch मेरा current high voltage, तुमसे मोहब्बत थोड़ी सादा मुझे wanted।
मध्य प्रदेश में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाने का काम शुरू हो गया। वैक्सीन की कमी की वजह से वहां यह अभियान 1 मई से शुरू नहीं हो पाया था। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर.के. सचेती का दिल्ली में कोरोना से निधन हो गया। वो 56 साल के थे। चेन्नई में डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। स्टालिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में ऑटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। बताया गया कि ये सेवा कोरोना मरीजों को बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इन ऑटो एम्बुलेंस के ड्राइवर भी पीपीई किट पहनकर मरीजों को अस्पताल छोड़ेंगे। एम्बुलेंस की कमी भी बड़ी संख्या में देखी जा रही है। लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती। एक अनोखी पहल शुरू हुई है। बताया गया कि दिल्ली में इस तरह की 12 ऑटो एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं, जिनमें मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं भी मौजूद हैं। ऑक्सीजन भी है इसमें, किसी पेशेंट को आराम से पहुंचाया जा सकता। यूपी के गोरखपुर में पंचायत चुनाव परिणाम से नाराज कुछ लोगों ने वहां पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। एक दिन पहले हुई इस घटना का आरोप बीएसपी समर्थित उम्मीदवारों पर लगा और बताया गया कि जैसे ही वहां पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया तो उन लोगों ने पुलिस चौकी पर पहुंचकर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में रात के वक्त पूरी चौकी आग की लपटों में घिरी नजर आई। साथ ही उसके बाहर खड़ी एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। दिन के वक्त भी पुलिस चौकी के बाहर खड़ी कई मोटरसाइकिलें आग में घिरी हुई नजर आईं। बताया गया कि उपद्रव करने वाले लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने बीजेपी विधायक और सांसद के दबाव में आकर पंचायत चुनाव का परिणाम बदला। इस घटना के बाद वहां भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई। बंगाल में हो रही हिंसा का विरोध करने के लिए बीजेपी ने देश के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें कोलकाता से भी सामने आई, जहां बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बंगाल हिंसा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। राजनीतिक हिंसा को लेकर के बीजेपी का आज धरना कोलकाता के मुरलीधर सिंह स्ट्रीट पर बीजेपी के कार्यालय के पास ही मंच बना करके धरना दिया जा रहा है। पार्टी के इस कार्यक्रम में दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता भी शामिल हुए, लेकिन वो लोग इस धरने में ऐसा डूबे कि कोरोना के खतरे को ही भूल गए। कार्यकर्ताओं को छोड़िए, मंच पर बैठे नेताओं ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं की। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आपस में तय दूरी बनाकर बंगाल हिंसा पर अपना विरोध जताया। सामने आई एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी ममता बनर्जी के खिलाफ लिखे नारों वाले पोस्टर पकड़े दिखे, जबकि कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बैठकर नारे लगाए, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। इसी तरह मुंबई में भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। ये सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पार्टी ऑफिस के पास जमा हुए और ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। चंडीगढ़ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। वहां भी बीजेपी के लोगों ने राजनीतिक हिंसा बंद करने की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। यूपी में तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना के मामले थमते नहीं दिख रहे। पिछले 24 घंटे में राज्य में 31,165 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,62,474 पर पहुंच गई है, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में इस बीमारी की वजह से 357 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, लखनऊ में 3004 तो वहीं कानपुर नगर में 1206 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में पहले से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर अब 10 मई तक सुबह 7 बजे तक कर दिया है और इस दौरान पहले की तरह ही सभी पाबंदियां लागू रहेंगी और जरूरी सेवाओं के लिए छूट मिलती रहेगी। कानून व्यवस्था मजबूत करने के मकसद से जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बल की संख्या बढ़ाई जाएगी। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि गृह मंत्रालय ने 5000 जवानों की तैनाती का आदेश दिया। डीजीपी की अपील पर आ रही इन 50 कंपनियों की तैनाती 7 मई तक किए जाने का प्लान है। इनमें सीआरपीएफ की 20, बीएसएफ और एसएसबी की 10-10 कंपनियां हैं और जबकि आईटीबीपी और सीआईएसएफ की 5-5 कंपनियां शामिल। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,319 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 71 लोगों ने कोरोना की वजह से अपना दम तोड़ दिया। इस दौरान 9,643 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए हैं। आपको बता दें, राज्य में सबसे ज्यादा 1,817 मरीज इंदौर, जबकि भोपाल में 1,579 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या
89,244 है जिनका इलाज जारी है। इस महामारी की वजह से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में कॉलेज से अगवा हुए छात्रों के माता पिता अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाते हुए सड़कों पर उतरे। 1.5 महीने पहले कुछ बंदूकधारियों ने कॉलेज पर हमला कर 39 छात्रों को अगवा कर लिया था, जिनमें 29 छात्र अब भी हमलावरों के चंगुल में हैं। और इसी बात से नाराज छात्रों के माता पिता हाथों में पोस्टर और बैनर लिए प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने सरकार से मदद मांगते हुए अगवा हुए बच्चों को बचाने की गुहार लगाई। प्रदर्शन में शामिल लोगों के हाथों में सभी अगवा छात्रों की तस्वीरों वाले बैनर नजर आए, जिनको दिखाते हुए उन्होंने प्रशासन से जल्द एक्शन लेने की अपील की। वहीं इस दौरान पिछले 1.5 महीने से अपने बच्चों की राह देख रहे कुछ बेबस माता पिता की आंखों से आंसू तक छलक गए। Is that child still alive? Is that child dead? जिसके बाद वहां पहुंचे एक सरकारी अधिकारी ने सभी माता पिता को जल्द से जल्द मदद का भरोसा दिया। गुजरात के अहमदाबाद में एक अस्पताल में कोरोना मरीजों का तनाव कम करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला गया। वहां कोरोना मरीजों के मनोरंजन के लिए डॉक्टरों ने म्यूजिक का सहारा लिया और कुछ डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी पीपीटी किट पहनकर गिटार बजाकर लोगों का मनोरंजन करते दिखाई दिए, जबकि मरीज अपनी अपनी जगह पर बैठे बैठे गाने का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला। News18.com की रिपोर्ट है कि इस बार टीम इंडिया के 3 बल्लेबाजों ने टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 में जगह बनाई, जिनमें टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली 814 अंकों के साथ 5वें नंबर पर बरकरार हैं। वहीं टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत साझा तौर पर 6ठे नंबर पर पहुंच गए। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी विकेटकीपर बल्लेबाज ने आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाई। ऋषभ पंत के अलावा रोहित शर्मा भी 747 अंकों के साथ 6ठे नंबर पर है, जबकि गेंदबाजों में रविचंद्रन अश्विन 850 अंकों के साथ दूसरी पायदान पर। पंजाब के कपूरथला से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एक एसएचओ ने सब्जी बेचने वालों की टोकरी को लात मारकर गिरा दिया। वो एसएचओ कोरोना काल में लगी पाबंदियों का पालन कराने के लिए बाजार में पहुंचा था, लेकिन वहां उसने हरी मिर्च से भरी एक टोकरी को लात मार दी, जिसके बाद वो नीचे गिर गई। इस घटना के सामने आने के बाद डीजीपी ने फगवाड़ा के सिटी पुलिस थाने में तैनात नवदीप सिंह नाम के इस एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरा हो गया। सेना के लिए हथियार बनाने वाली संस्था डीआरडीओ की मदद से एम्स ट्रॉमा सेंटर और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये प्लांट लगाए गए, ताकि वहां भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े। एम्स ट्रॉमा सेंटर में डीआरडीओ के अधिकारियों की निगरानी में ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया। बताया गया कि ये ऑक्सीजन प्लांट तेजस लड़ाकू विमान के लिए बनाई गई ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन तकनीक पर आधारित है। इस वक्त बड़ी जोर शोर से जो है डीआरडीओ इस पूरे कार्रवाई में जुटी हुई है। इस प्लांट के शुरू होने से बहुत हद तक ऑक्सीजन की कमी दूर होने की उम्मीद भी जताई गई। 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेट होती है, जो कि करीबन 190-195 प्लस पेशेंट को कैटर कर दिया जाता है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी डीआरडीओ ने इसी तरह का ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जो एक दिन बाद ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू कर देगा। पीएम केयर्स फंड के तहत ये सारी मशीनें लगाई जा रही हैं, देश के अलग अलग कोने में भी लगाई जाएंगी। 3 महीने के अंदर डीआरडीओ पूरे देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी, जिनके लिए पहले ही पीएम केयर्स फंड से पैसे जारी किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं के बीच वहां के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें कुमाऊं से सामने आईं। वहां जोरदार बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर आ गए। पानी का सैलाब पूरी रफ्तार के साथ सड़कों पर बहता दिखा, जिसकी वजह से गाड़ियां भी जहां तहां फंस गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नुकसान हुआ। वहां के उलैनी गांव में बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर अल्मोड़ा से भी सामने आई।
वहां भारी बारिश के बाद एक नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और उसका पानी किनारों को काटते हुए कई इलाकों में फैल गया। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के ब्यास से दिल्ली के लिए रवाना हुए सैकड़ों किसान कोरोना नियमों को भूल गए। पंजाब सरकार ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को लॉकडाउन के दौरान सांकेतिक धरना देने की इजाजत दी थी, लेकिन किसानों ने इस आदेश की अनदेखी कर दी। ब्यास से सैकड़ों किसानों का एक जत्था किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़ा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि कई किसान अपनी गाड़ियां लेकर एक हाईवे पर जमा हो गए। इनमें नौजवान, बुजुर्ग और महिलाएं सब शामिल थीं। इनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारियों के मुंह पर मास्क नहीं थे और न ही इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इन किसानों ने एक दूसरे से बेहद करीब खड़े होकर कृषि कानूनों के खिलाफ नारे भी लगाए। वहीं कोरोना नियमों को तोड़ने पर जब प्रदर्शनकारियों से पूछा गया तो उन्होंने किसानों के आंदोलन को ज्यादा अहम बताया। कृषि के कानून है वो कोरोना से भी ज्यादा घातक है, बहुत सारे लोग जो हैं उजड़ जाएंगे। किसानों ने मांगे नहीं माने जाने तक अपने इस आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के सरकारी अस्पताल में कोरोना के एक मरीज की मौत के बाद उसके घर वालों ने जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से उस मरीज की जान चली गई, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। लेकिन जैसे ही वहां पुलिस पहुंची वो लोग डर के मारे भागने लगे। हालांकि कुछ लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें पकड़कर थाने ले जाया गया। वहीं अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के निशान चारों तरफ दिखाई दिए। बाद में अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि फिर इस तरह का हंगामा ना हो सके। देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और ऑक्सीजन टैंकरों को अस्पतालों तक समय पर पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि इस मुहिम के तहत ऑक्सीजन के टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया, जिसका मकसद यह है कि प्लांट से अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचने में कम से कम समय लगे। और इसी प्रक्रिया को एक वर्चुअल कंट्रोल रूम के जरिए किया जा रहा है, जहां मौजूद केंद्र सरकार के आला अधिकारियों की टीम पूरे हालात पर नजर रखती है। ये कंट्रोल रूम समय समय पर देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई के हालात की समीक्षा भी करता है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जीपीएस से लैस ऐसे ऑक्सीजन टैंकरों की संख्या देश भर में और बढ़ेगी। सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है इनकी निगरानी में, इनके संचालन में और इन टैंकरों की आवाजाही में, और इसीलिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। बिहार की राजधानी पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने जब स्कूटर से जा रही एक लड़की को बिना हेलमेट के पकड़ा तो उसने जमकर हंगामा किया। चालान काटे जाने की बात पर तो वो और भड़क गई। उसने लॉकडाउन से हो रही परेशानी की बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर भी अपनी भड़ास निकाली। उसके तेवर को देखते हुए वहां मौजूद पुलिस वालों ने महिला पुलिस को वहां बुलाया, लेकिन उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। जब मत किया ऑर्डर फरमा दिया, लॉकडाउन बजा दो। अरे जब देखा तो जब बाजार बंद करवा दिया। उत्तराखंड के देहरादून से डरा देने वाली एक घटना सामने आई। वहां स्कूटर सवार ने एक पुलिस वाले को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि शहर में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान वो पुलिस वाला स्कूटर पर सवार दोनों लड़कों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लड़कों ने रुकने के बजाय वहां से भागने की कोशिश की, जिसका खमियाजा उस पुलिस वाले को भुगतना पड़ा। पुलिस वाले के इशारा करने के बावजूद वो लोग नहीं रुके और पुलिस वाले को टक्कर मार दी। वहां से भागने के चक्कर में पुलिस वाला तो सड़क पर गिरा ही, साथ में स्कूटर सवार दोनों लड़के भी नीचे गिर गए। उन्होंने उठकर अपने स्कूटर को उठाया। इस बीच एक दूसरा पुलिस वाला वहां पहुंचा और अपने साथी का सहारा बना। पश्चिम बंगाल में तो कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में राज्य में पहली 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान 103 लोगों की मौत हो गई है। अच्छी बात यह रही कि इन 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। आपको बता दें, राज्य में फिलहाल 1,21,872 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाते वक्त उसमें धमाका होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। बताया गया कि हादसे के वक्त ऑक्सीजन प्लांट में कई कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें 6 लोग इस हादसे में घायल हो गए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। हादसे के बाद वहां कई ऑक्सीजन सिलेंडर इधर उधर गिरे नजर आए।
बताया गया कि तेज धमाके की वजह से ऑक्सीजन प्लांट का टिन शेड भी उड़ गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया और हादसे की जांच के आदेश दिए। इस हादसे में जो लोग घायल हैं उनमें एक की हालत गंभीर बताई गई। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में जितने कोरोना मरीज मिले उससे ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। पिछले 24 घंटे में 16,815 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि इस दौरान 17,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वहीं पिछले 24 घंटे में इस महामारी ने 155 लोगों की जान ले ली। राज्य में अभी भी 1,96,683 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। दीपिका पादुकोण को भी कोरोना हो गया। दीपिका पादुकोण की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में सबसे अलग कर लिया। इससे पहले दीपिका पादुकोण के माता-पिता और बहन की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 11 लाख की ड्रग्स की खेप बरामद हुई। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव में जीते बीजेपी विधायकों और पार्टी के नेताओं को बंगाल में हिंसा खत्म करवाने की शपथ दिलवाई। इस कार्यक्रम में दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। शपथ से पहले जेपी नड्डा ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना पर कुछ जरूरी निर्देश जारी किए, जिनके तहत अस्पतालों और सभी कोविड केयर सेंटर में आग से सुरक्षा के सारे इंतजाम करने को कहा गया। साथ ही वहां बिना कटौती के बिजली की सप्लाई जारी रखने का भी निर्देश दिया गया। दिल्ली पुलिस के एएसआई राकेश कुमार ने कोरोना संकट में लोगों की मदद का जिम्मा उठाया। वो लोधी रोड के शमशान घाट में अब तक 1100 शवों का अंतिम संस्कार करवाने में मदद कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 50 से ज्यादा शवों का खुद भी अंतिम संस्कार किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी की छात्र इकाई तृणमूल युवा कांग्रेस के एक नेता की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। कुछ लोगों से मारपीट के आरोप में पुलिस उस नेता को गिरफ्तार कर थाने ले जा रही थी। तभी उनके समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी को रोककर हंगामा शुरू कर दिया। इस भिड़ंत में एक पुलिसवाला और वो नेता घायल होकर जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस को ही वहां से भगाने की कोशिश की। तब तक टीएमसी के कई और समर्थक वहां इकट्ठा हो गए। इस बीच एक आदमी बीच बचाव करता दिखाई दिया। उसकी कोशिश का नतीजा ये हुआ कि थोड़ी ही देर में मामला शांत हो गया और फिर उन दोनों को अस्पताल भिजवा दिया गया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कोरोना की रोकथाम के लिए ममता बनर्जी ने कड़े कदम उठाए। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि उन्होंने राज्य में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। हालांकि ये आंशिक होगा, माफ कीजिएगा, मतलब सब कुछ पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन कुछ नियम तय किए गए जिनके मुताबिक किसी तरह के राजनीतिक या मनोरंजन से जुड़े समारोह पर रोक लगा दी गई। शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, जबकि शादियों में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं रविंद्र जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को भी छोटा कर दिया गया। इस दौरान मेट्रो और बाकी परिवहन सेवाओं के फेरों में भी कटौती कर दी गई। तो दुकानें तय समय यानी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगी। खास बात यह कि फ्लाइट से आने वालों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और यही नियम ट्रेनों और बसों से दूसरे राज्यों से आने वालों पर भी लागू होगा। जबकि सरकारी दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारी काम करने नहीं आएंगे और निजी कंपनियों को भी इतनी संख्या में वर्क फ्रॉम होम करवाना होगा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां संतरे के बागीचे में कोरोना मरीजों के इलाज पर प्रशासन ने सख्ती बरती। बताया गया कि झोला छाप यानी बिना किसी डिग्री वाले एक डॉक्टर ने बागीचे को ही अस्पताल बना दिया और वहां कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम ने उस बागीचे में छापा मारा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। FIR दर्ज की जाएगी, नाम पता कंफर्म कर रहे हैं। इससे पहले की जो तस्वीरें वहां से आई वो और डरा देने वाली थी। संतरे के पेड़ों के नीचे मरीजों की लंबी कतार दिखी। हर पेड़ के नीचे कुछ मरीज नजर आए जो जमीन पर लेटे थे और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। बताया गया कि उन सभी मरीजों की देखभाल वो झोला छाप डॉक्टर और उसके कुछ मददगार कर रहे थे, जो प्रशासन की टीम के वहां पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया।
जिसमें चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही एक यात्री की जान पर बन आई, क्योंकि ट्रेन से उतर रही इस यात्री का पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाती हुई प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में ही फंस गई। ये देख रेलवे पुलिस ने एक जवान ने उसे बचाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी और उस महिला को प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रहे देश पर तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि तीसरी लहर का आना तय है, लेकिन कब और कैसे ये अभी कहना मुश्किल है। ये जानकारी खुद केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने दी, जिन्होंने दावा किया कि तीसरी लहर को आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो वायरस लोगों को अपनी चपेट में लेने के नए तरीके ढूंढेगा, क्योंकि कोरोना अपना रूप बदलता रहता है। ऐसे में टीके के साथ ही इससे निपटने की रणनीति भी बदलती रहनी होगी। लेकिन इन सबके बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत जो भी नियम इसे रोकने के लिए बनाए गए हैं, उनका पालन करना बेहद जरूरी है। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद भी हिंसा का दौर नहीं थम रहा। इस कड़ी में एक घटना बैरकपुर जिले में हुई, जहां बीजेपी के एक कार्यकर्ता के मकान पर बम से हमला कर दिया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लड़के मकान पर बम फेंकते नजर आए। इस घटना के बाद की जो तस्वीर सामने आई, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता के मकान की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए दिखे, जबकि दीवार पर बम से निशान भी साफ नजर आए। इस हमले का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा। गनीमत रही कि इस हमले में घर में मौजूद किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई। सीरिया के शहर लदिकिया के करीब इजराइल की तरफ से मिसाइल हमले में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। इस दौरान सीरिया की प्लास्टिक की एक फैक्ट्री भी जद में आ गई, जिसमें हमले की वजह से भीषण आग लग गई। यहां से सामने आई तस्वीरों में फैक्ट्री के अंदर आग की लपटें उठती नजर आईं और मौके पर मौजूद बचाव दल इस आग को बुझाने की कोशिश करता दिखा। हमले में फैक्ट्री पूरी तरह तहस नहस हो गई और रात के अंधेरे में बड़े से कमरे में हर तरफ टूटा फूटा लोहे लकड़ी का सामान और ईंट मिट्टी का मलबा बिखरा मिला। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल हमले में जख्मी हुए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 15,157 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं इस दौरान अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या काफी कम रही। सिर्फ 315 मरीजों को ही अस्पताल से छुट्टी मिली, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 253 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,29,211 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 9,738 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में महामारी के बीच फल भी महंगे हो गए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना खतरे के साथ नारियल पानी और कई फलों के दाम भी बढ़ गए। राजधानी में इन दिनों लोगों को एक नारियल के लिए 80 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। मंडी से महंगे आ रहे हैं, इस वजह से इनके जो रेट्स हैं वो 80 तक पहुंच गए। सोनू निगम भी कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मुंबई में रक्तदान किया और दूसरे लोगों से भी मदद की अपील की। मुंबई के पास उल्लासनगर में पुलिस और नगर निगम की टीम ने एक मकान पर छापा मारा। पुलिस ने इस मकान से कोरोना जांच में इस्तेमाल होने वाली कई RT-PCR किट बरामद की। आरोप है कि वहां इन किट को छोटे छोटे बच्चों से बिना सफाई का ध्यान रखे पैक करवाया जा रहा था। कोरोना खतरे की वजह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया। साथ ही 10वीं के सभी छात्रों को बिना परीक्षा अगली क्लास में भेजने का फैसला लिया गया। जम्मू में कुछ लोगों ने कोरोना मरीजों और जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। महामारी से बिगड़े हालात में ये लोग खाना बनाने से लेकर उसकी पैकिंग और डिलीवरी का जिम्मा भी उठा रहे हैं। जो नीडी हैं, जो इनको मैसेज करते हैं, उन लोगों के घरों तक ये अग्रवाल सभा की टीम खाना पहुंचाने का काम कर रही है। जब इस बारे में शहर के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता को पता चला तो वो इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए उनके बीच पहुंच गए। बड़ा पुण्य का काम है, नेक काम शुरू किया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन की तरफ से दाम तय किए जाने के विरोध में एम्बुलेंस चलाने वाले हड़ताल पर चले गए। हमारा खर्चा तो कई गुना ज्यादा है। सरकार ने पता नहीं क्या ये फरमान सुनाया है। कम सुविधाओं वाली एम्बुलेंस के लिए हर 1 किलोमीटर पर 7 रुपए और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से लैस एम्बुलेंस के लिए 15 रुपए किलोमीटर के हिसाब से दाम तय किए गए हैं, जो एम्बुलेंस चालकों को मंजूर नहीं। लेकिन इन सबके बीच पिस मरीज और उनके तीमारदार रहे हैं। वो एम्बुलेंस तो मिल नहीं रही, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से लेके जाना पड़ेगा।